टीचर दीप नारायण नाटक कहते हैं मैं बंगाल के आसनसोल में नमो जामडोबा नाम के एक गांव में पढ़ा था। कई लोग मुझे गली का टीचर कहते हैं। जब मैं पहली बार स्कूल गया तो मैंने 2 बच्चों को रोते हुए देखा, क्योंकि उनके पास लिखने के लिए स्लेट या किताबें नहीं। उन्हें देखकर मुझे अपना पुराना समय याद आ गया। हम 9 भाई बहन, मेरे पिता दिहाड़ी मजदूर थे। मेरी 2 बड़ी बहनों को पढ़ाई छोड़कर घरों में काम करना पड़ा ताकि हम बाकी लोग पढ़ सके। मैं अभी पढ़ाने के लिए आया हूँ वेस्ट बंगाल का आसनसोल में नामो जामडोबा बोल के एक गाँव है। इस गाँव में आए हुए हैं और आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हैं कि रास्ते के ऊपर, इसीलिए इसको कहा जाता है, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं टीचर ऑफ द स्ट्रीट, बंगाली में कहते हैं रास्ता मास्टर, रास्ते का मास्टर। कब ये रास्ता मास्टर शुरू हुआ सर, सबसे पहले ये बताएं। रास्ता का मास्टर का जो वो कॉन्सेप्ट था रास्ते के ऊपर पढ़ाना, ये 2010 में शुरू हुआ था। छोटे तौर पर शुरू हुआ था, तो धीरे धीरे मेरा ओनली मतलब इसके पीछे एक बहुत बड़ा अतीत है, हिस्ट्री है। एक्चुअली जब हम पहली बार स्कूल में गए तो मैंने देखा 2 बच्ची बहुत सारे रो रहे थे। तो जब उनसे पूछा जो क्या हुआ है, तो उनके पास छोटा सा थैली लेकर वो लोग आए हुए थे, बैग भी उनके पास नहीं था। तो बस्ता जिसको हम लोग कहते हैं, तो उसको जब खोला तो देखा कि उसके अंदर में सिर्फ एक थाली है और कुछ भी नहीं है। तो वो लोग रो रहे थे क्योंकि सब बच्चे लिख रहे थे कि उनको बोल रहे थे कि तुम भी लिखोगे, लेकिन उसके पास स्लेट ही नहीं थे, बुक ही नहीं था, तो कैसे लिखे। तो बाद में पता चला कि वो उसने बोला कि मेरे जो मम्मी है, मैंने बहुत दिन से बोला है लेकिन वो खरीद नहीं देते, बोलते हैं ला देंगे, तो हम लोग क्या करें। और उनका पापा भी दुनिया में नहीं थे। तो उसको देखते हुए मुझे मेरा जो अतीत है थोड़ा सा याद आया। बहुत सारे लोग मुझे पूछता है कि आपको ये काम करने का मोटिवेशन कैसे आता है। एक्चुअली हम जब छोटे थे, हम लोग 4 बहन और मैं 5 बहन एक साथ, 5 भाई बहन एक साथ हम लोग पढ़ाई करते थे। तो मेरा जो पापा थे वो कोई सर्विस गवर्नमेंट में नहीं थे, वो डेली लेबर के तौर पर काम करते थे। इसीलिए जब हम हाई स्कूल में गए तो मेरा जो 2 दीदी थे जो हमसे लगभग 5 साल बड़ा थे, उन दोनों ने, एक ने उनका माध्यमिक से पहले क्लास 10 से पहले, 12 से पहले उनका पढ़ाई छोड़ दिया, क्योंकि घर में एक साथ 5 को पढ़ाना संभव नहीं था। तो इसीलिए उन दोनों ने पढ़ाई छोड़ दिया और लोगों के घर में काम करने के लिए गया। जो बासन माजना और दूसरा जितना भी घरवा काम होता है वो सब काम करने के लिए गए कि वहां से कुछ पैसा आए, कुछ खाना आए और हम लोग पढ़ाई कर पाए, हम लोग थोड़ा खाना खा पाए। तो पिताजी का भी उतना ज्यादा पैसा वो नहीं ला पाते थे, तो इसीलिए तब बहुत दुख हुआ था। लेकिन हम बहुत ही छोटे थे, उस टाइम पर उतना ज्यादा समझ नहीं पाए। लेकिन बाद में जब हम बड़े हुए और सेम चीज जब मैंने देखा कि इसी बच्ची, ये 2 बच्ची, उन दोनों में मैंने मेरा जो 2 दीदी था उनका जो छाया मैंने देखा। मैंने सोचा कि उस टाइम पर हम छोटे थे, कुछ नहीं कर पाए थे। मेरा दीदी दोनों मेरे लिए और मेरा दूसरा बहन के लिए पढ़ाई छोड़ दिए थे, लेकिन आज हम ऐसा नहीं होने देंगे। आज ये 2 बच्ची है, मेरा वो 2 दीदी है, इन लोगों के लिए तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने उनके लिए स्लेट वगैरह खरीद के लेके आया, बुक्स वगैरह खरीद के ले आया। और पहले कोई क्लब में, दूसरा किसी के घर में, कई मंदिर पर पढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे दूसरा बच्चा भी जुड़ने लगे। सबने बोला सर मेरा भी स्लेट नहीं है, सर मेरा भी बुक्स नहीं है। तो हम अकेले एक छोटा सा टीचर, तो मेरा भी एक क्षमता है। जब मैंने देखा 100 बच्चा आ रहा है और सभी का, छोटे बच्चे का ऐसा होता है कि नया कुछ अगर उन लोगों को चीज वो लोग देखते हैं तो उसमें उन लोगों का लगाव ज्यादा रहता है। जिनका पुराना कुछ बुक्स या पुराना कुछ स्लेट है वो उसको छुपा देता है, बोल सर ये तो खराब हो गया, मुझे भी आप एक नया दीजिए। तो तब मैंने देखा कि ऐसे करके तो हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे। तो धीरे धीरे मैंने जो दीवार था, जो रास्ता का ऊपर पीच का रास्ता था या सीमेंट का रास्ता था, उसके ऊपर ही मैंने लिखना शुरू किया। उनको बोला देखो यही तुम्हारा स्लेट है, ये दीवार तुम्हारा स्लेट है, इसके ऊपर लिखो। और बड़ा बड़ा जो दीवार है, सीमेंट का जो दीवार है, उसका तो ऊपर बहुत ही अच्छी तरह स्लेट की तरह वो लोग लिख सकते थे, कपड़ा लेकर उसको मोच सकते थे। लेकिन दिक्कत आया जब गाँव में
ऐसा मिट्टी का दीवार होता है, तो इसके ऊपर लिखना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो हम बड़ा बड़ा ब्लैक बोर्ड बनाते थे, लेकिन बड़ा ब्लैक बोर्ड में प्रॉब्लम क्या होता है, जब 10 बच्चा एक साथ एक ही ब्लैक बोर्ड में लिखता था, छोटा बच्चा ये उसको ठेल देता है, उसको मार देता है, तो क्या होता है, वो पढ़ाई के साथ साथ उनका बीच में एक अलग सा माहौल आ जाता। तो मुझे लगा कि अगर ऐसा ही वो लोग मारपीट करेगा तो पढ़ाई में तो उनका मन थोड़ा सा डाइवर्ट होता है, तो क्या किया जाए। तो फिर मैंने बड़ा बड़ा ब्लैक बोर्ड को छोटा छोटा ब्लैक बोर्ड बनाना शुरू किया और रास्ते के ऊपर छोटा छोटा करके उन लोगों को थोड़ा दूरी दूरी में बिठाना शुरू किया, जैसे यहाँ पर बैठे हुए हैं बच्चे। तो तब क्या है, एक के साथ दो झगड़ना वो पॉसिबल नहीं हुआ, बीच वो लोग थोड़ा दूरी दूरी में आ गए और धीरे धीरे ये प्रोसेस और भी ज्यादा, जितना दिन गया उतना ज्यादा ये और भी प्रोसेस होता गया। और जब कोविड आया उस टाइम पर हर एक दुनिया का हर एक स्कूल लॉकडाउन पर चले गए और ये जो बच्चे बिछड़े हुए बच्चे हैं ये और भी ज्यादा बिछड़े जगह पर चले जाने लगे। और उस टाइम पर गवर्नमेंट में एक रेगुलेशन लाया था कि हर एक बच्चा का एक दूरी होना चाहिए, 3 मीटर, उससे ज्यादा दूरी में रहना चाहिए। तो और किसी भी घर के अंदर आप किसी को पढ़ा नहीं सकते। तो जो नियम था उसी नियम को मैंने यूज किया और मेरा ये जो पढ़ाई है ये ओपन स्काई है, घर के अंदर नहीं है। बच्चे जो है वो ब्लैक बोर्ड 2 मीटर 3 मीटर 5 मीटर दूरी में है, तो बच्चे भी दूरी दूरी में रहते हैं। उनको मास्क दिया गया, उसको हैंड वॉश दिया गया, साबुन दिया गया। तो इससे क्या हुआ, जो रेगुलेशन था उसको मेंटेन करते हुए बच्चे रास्ते के ऊपर पढ़ाना चालू किए। लेकिन जब हम पहले से 2010 से पढ़ाना शुरू किया तो एक बहुत ही बड़ा मेरे पास चैलेंज आता था कि ये बिछड़े हुए बच्चे, बेसिकली ये लोग फर्स्ट जनरेशन लर्नर होता है, इनका जो पेरेंट्स, इनका जो ग्रैंड पेरेंट्स ये कभी भी फॉर्मल स्कूलिंग में नहीं गया है, तो इनका एडुकेशन का जो अवेयरनेस है उतना ज्यादा नहीं है। इससे सबसे बड़ा जो दिक्कत होता था, ये बच्चे जब 12 साल 13 साल का होता था, मेरे पास मान लीजिए 3 साल 4 साल से एक बच्चे आता है पढ़ाई करता है, लेकिन वो जब 12 साल का होता है तब अगर लड़की होता है उसको शादी किया दिया जाता है। अब अगर लड़का होता है तो डेली लेबर के तौर पर काम पर चले जाता है और गार्जियन सोचता है कि 100 रुपया आ रहा है, अच्छा है, लड़की का शादी हो गया तो मेरा एक बहुत बड़ा मेरा एक काम हो गया। लेकिन ये चाइल्ड मैरिज और चाइल्ड लेबर कितना बड़ा समाज के लिए खराब है ये उनको समझ में नहीं आता था। और जब हम उनको बोलते थे, उनको खुद फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिला तो उनको उतना ज्यादा पता भी नहीं चलता। तो हम चाहते थे इस पेरेंट्स को पढ़ाना पड़ेगा, ग्रैंड पेरेंट्स को पढ़ाना पड़ेगा, इनको जागरूक करना पड़ेगा। लेकिन हम अकेले कैसे करें, और उतना ज्यादा पैसा भी नहीं है कि हम 100 हजारों टीचर को लेके आए, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना दे, स्कूल बना दे। तब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि हम 3 जनरेशन मॉडल में पढ़ाएंगे। तो वहां पर क्या होता है, तीनों जनरेशन एक साथ पढ़ते हैं। आज जैसे आपने देखा, पहले हम एक छोटे बच्चे जो है 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल उसको पढ़ाते हैं। जब वो खुद पढ़ाना सीख जाता है तो उसके बाद वो उसको मम्मी को पढ़ाता है, वो उसका जो नानी है उसको पढ़ाता है। तो नॉर्मली क्या होता है, बड़े छोटे को पढ़ाता है, लेकिन यहाँ पर छोटे बड़े को पढ़ाता है। इसको हम लोग कहते हैं रिवर्स लर्निंग मॉडल। सर अभी कितने गांव में आप ये अभी लगभग बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और लगभग 100 गांवों में अभी ये चल रहा है और 20,000 से ऊपर बच्चे इसके साथ जुड़े हुए हैं। और 3 जनरेशंस को अगर जुड़ा जाए तो ये नंबर बहुत ज्यादा हो जाता है।